नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो कंटिन्यूएशन सीरीज में यूनिट 3 की बात करेंगे पीपीटी फॉर्म से। यूनिट 3 ऑफ लीगल मेथड फुल डिटेल वर्जन है। यूनिट 1 कवर हो चुकी है, यूनिट 2 कवर हो चुकी है, यूनिट 3 की वीडियो है। दोनों यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये है आपकी स्क्रीन पर सिलेबस यूनिट 3 का। पहला है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ इक्विटी, दूसरा है रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स एंड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। इसमें ये तीनों पार्ट 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनमें क्वेश्चन आएगा। इसमें तो केवल 5 मार्क्स में ही आएगा, और ये वाला भी है, इसमें भी 12.5 का बन सकता है। ये वीडियो जो मैंने बनाई है वो पुराने लॉ के सिलेबस पे बेस्ड है, जिसमें ये सारे पार्ट कवर्ड हैं। ऐसा नहीं है कोई पार्ट छूटा हुआ है, सारे पार्ट डिटेल में कवर्ड हैं। बट एक्चुअल सिनेरियो ये है, जो हमारा पुराना सिलेबस था वो कुछ इस टाइप से था, तो इस सिलेबस में से ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है। बट मैंने अपनी वीडियो में ये भी कवर किया हुआ है। मान लीजिए आपको इस चीज़ का अगर हल्का फुल्का नॉलेज लेना हो तो आप वीडियो की फर्स्ट हाफ शायद 5-7 मिनट में ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, कॉमन लॉ फाउंडेशंस क्या हो कैसे होगा। उसके बाद ये सारे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, इसको आपको स्किप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद ये तीनों पार्ट तो इसी को एलैबोरेट करके नया सिलेबस बनाया गया है। तो अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने तो सारा कवर करा है। कॉमन लॉ फाउंडेशंस, तो जो हमारा आंसर राइटिंग पैटर्न होता है, सबसे पहले हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और इसमें लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारा होगा डेफिनेशन का, दूसरा पॉइंट हमारा होगा फीचर्स, तीसरा पॉइंट होगा कंपैरिजन विद स्टैट्यूटरी लॉ, चौथा पॉइंट होगा एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया, और लास्ट पॉइंट हमारा कंक्लूजन। तो वैसे तो ये 5 मार्क्स के लिए ही एक्सपेक्टेड होता है। बाई चांस अगर ये 12.5 का आ जाए तो आप 12.5 का भी आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी डेफिनेशन। कॉमन लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ लॉ डिराइव्ड फ्रॉम जुडिशियल डिसीजंस। तो कॉमन लॉ जो होता है वो कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं होता, ये लॉ जो होता है वो डिराइव फ्रॉम जुडिशियल डिसीजन होता है। तो अगर इसका कीवर्ड हम नोट करेंगे तो कीवर्ड होगा, पहला तो कीवर्ड हो गया जुडिशियल डिसीजन, दूसरा कीवर्ड क्या होगा, केस लॉज। जुडिशियल डिसीजंस के अंदर आते हम उनको क्या कहते हैं कॉमन पैरेलेंस के अंदर, कि जुडिशियल डिसीजंस बेसिकली क्या होते हैं, वो केस लॉज ही होते हैं। और ये लॉ जो है वो एंटी स्टैट्यूटरी लॉ है, यानी कि इसकी जो वैलिडिटी है वो कोर्ट्स के थ्रू आती है, ना कि स्टैट्यूट्स के थ्रू। तो इसलिए ये इसका जो डेरिवेशन है, जो यहाँ से ये ओरिजिन, जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो है कोर्ट्स, ना कि लॉ मेकिंग बॉडी। तो इसमें जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, ये लास्ट इसका कीवर्ड रहेगा, वो है कोर्ट्स आर द लॉ मेकर्स। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। इसके बाद ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि जो ओरिजिन था, इसका ओरिजिन था इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ। उसके बाद बेसिक इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो लॉ होता है कॉमन लॉ, वो डिसीजन ऑफ कोर्ट्स के थ्रू ड्राइव किया जाता है, उन्हीं के थ्रू बनता है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन और ओरिजिन के बारे में स्टोरी, और ये हो गया इसके की पॉइंट्स। तो चलिए अब आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम। इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर वो है, ये देयर विल बी नो कोडिफाइड लॉज और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज। यहाँ पे कोडिफाइड लॉ और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड किया जा रहा है, क्योंकि ये लॉ जो दे रहा है वो दे रहे हैं कोर्ट्स। तो अगर ऑलरेडी कोडिफाइड लॉ होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन होगा रिटन, तो इन केस में कोर्ट्स का तो कोई रोल ही नहीं होगा लॉ देने के लिए। तो इसलिए ये जो है नो कोडिफाइड लॉज और नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इसलिए क्योंकि ये यूके का कॉन्सेप्ट है, तो यूके में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये आपको फीचर में पहला पॉइंट मेंशन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमने मेंशन करना है वो ये है कि जुडिशियल डिसीजंस मेड एट हाईएस्ट कोर्ट कैन यूजुअली बी रिवर्स्ड ओनली बाय सेम कोर्ट और बाय लॉ। यानी कि जो डिसीजन हाईएस्ट कोर्ट में लिए जा रहे हैं वो लॉ की तरह इन्फोर्स रहेंगे, वो लॉ की तरह वर्किंग रहेंगे, बट उनको रिवर्स करने की पावर सेम कोर्ट के पास है या फिर लॉ के पास है। या तो सेम कोर्ट में रिवर्स हो जाए, या फिर कोई ऐसा लॉ बन जाए, या फिर ऐसा कुछ लॉ बना दे कि वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाए। तो इस तरीके से जुडिशियल डिसीजंस को जो हाईएस्ट कोर्ट में लिए जा रहे हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है। तो लास्ट जो इसका फीचर है वो है ऑल दैट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जो लॉ के थ्रू प्रोहिबिटेड नहीं है वो परमिटेड है। अगर स्पेसिफिकली कोई लॉ किस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं कर रहा है तो वो जो है वो अलाउड है, वो परमिटेड है। तो ये इसके फीचर्स हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक कोई भी चीज़ बाई कोर्ट
डिसअलाउ नहीं हो रही है तब तक वो चीज़ परमिटेड है। अगर कोर्ट ने इसे डिसअलाउ कर दिया, इन दैट केस वो नॉट परमिटेड हो जाएगी। तो ये हो गया इसके फीचर्स। अब आगे चलते हैं। उसके बाद अब इसका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन विद स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ क्या होता है? वो बेसिकली कोडिफाइड लॉ होता है। कोडिफाइड लॉ होता है जो कि लेजिस्लेचर बनाता है। तो आप लोगों को रेफरेंस के लिए बता दूं, ये जो टॉपिक है वो बात करता है कॉमन लॉ वर्सेस स्टैट्यूटरी लॉ के बारे में। देखिए, जो स्टैट्यूटरी लॉ होता है वो जनरली सुपरसीड करता है कॉमन लॉ को, ये देखिए। उसके बाद ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ होता है वो क्या करता है कि जो एग्जिस्टिंग कॉमन लॉ है उसका कोडिफिकेशन कर लेता है स्टैट्यूटरी लॉ का। अब ये समझ लीजिए, ये है स्टैट्यूटरी लॉ और ये है कॉमन लॉ। तो स्टैट्यूटरी लॉ जो होगा वो कॉमन लॉ को भी कोडिफाई कर लेगा। तो जो प्रिंसिपल्स कॉमन लॉ में लेट डाउन किए गए हैं वो पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ होंगे। अब सपोज हमारा कोई सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता है, इन दैट केस अगर वो कोई प्रेसिडेंट या कोई ऐसा है जिस पे कोई लॉ नहीं था तो वो एज अ लॉ काम करे, तो उसके लिए हम एक एक्ट बना देंगे, एक स्टैट्यूट बना देंगे जो कि उस प्रेसिडेंट को अपने अंदर कवर कर लेगा। तो इसलिए जो स्टैट्यूटरी लॉ होते हैं वो एग्जिस्टिंग कॉमन लॉ को कोडिफाई कर देते हैं। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? क्रिएट न्यू क्लॉजेस ऑफ एक्शन दैट डिड नॉट एग्जिस्ट इन द कॉमन लॉ। अब सपोज कॉमन लॉ किसी एक चीज पे सेंट्रिक है। अब सपोज कॉमन लॉ जो है वो किसी एक चीज पे सेंट्रिक है। सपोज कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए एक जजमेंट आई जो कि बात करती है 18 ईयर्स एंड अबव, क्योंकि वो केस के फैक्ट्स जो हैं वो 18 ईयर्स एंड अबव वाले मैटर के लिए हैं, तो वो जजमेंट होगी वो 18 ईयर्स एंड अबव के लिए मैंडेटरी रहेगी। तो व्हाट अबाउट बिलो 18 ईयर्स? बिलो 18 ईयर्स के लिए क्या करेंगे? वो हम जो भी कॉमन लॉ बनेगा 18 ईयर्स के लिए, तो वो हम बाय स्टैट्यूट जो है वो बिलो 18 ईयर्स के लिए भी न्यू कॉज ऑफ एक्शन बना सकते हैं जो कि कॉमन लॉ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। न्यू कॉज ऑफ एक्शन बनाने के लिए ये जो वर्ड है ना, मेक न्यू कॉज ऑफ एक्शन, न्यू कॉज ऑफ एक्शन, ये स्टैट्यूटरी लॉ बना सकता है जो कि कॉमन लॉ में मेंशन ना हो। उसके बाद जो कॉमन लॉ है जहां पे उसकी कुछ लिमिटेशन है, उसको बाय स्टैट्यूटरी लॉ उसको हम ओवर रूल कर सकते हैं। लेजिस्लेचर जो है वो ओवर रूल कर सकती है कॉमन लॉ को बाय मेकिंग अ रिटन स्टैट्यूट। तो इस तरीके से एक कंपैरिजन चार्ट है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कॉमन लॉ की इंडिया के अंदर एप्लीकेबिलिटी क्या है, डज इट अप्लाई इन इंडिया और नॉट। तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहले एक सेक्शन बताऊंगा, आर्टिकल बताऊंगा, वो है आर्टिकल 141। ये प्रेसिडेंट्स की बात करता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो ऑल ओवर इंडिया बाइंडिंग होगा। तो ये हमारा आर्टिकल 141 बात करता है। तो इसलिए जो कॉमन लॉ वाला पैटर्न है वो कहाँ हमें देखने को मिलता है? वो आर्टिकल 141 के अंदर। ये हमारी है मेजर बात। उसके बाद जो छोटी चीज़ें हैं वो आप इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं। It has been said that common law has been applicable here, though in a different format that of England. Common here, though in different format than that of England. England में जैसे होता है वैसे नहीं, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में यहाँ भी एप्लीकेबल है। उसके बाद इट इज टू बी फाउंड दैट मच ऑफ द लॉ compiled in codes we have today were primarily derived from common law principles. जो आज की डेट में, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, CPC, CRPC, एविडेंस, ये सारे प्रोसीजरल लॉज हैं। इनका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव है कॉमन लॉ का, क्योंकि कोर्ट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसीजर्स हैं जिसमें कई सारी चीज़ें आपको कोर्ट के अंदर सीखने को मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉमन लॉ के थ्रू बताई हुई हैं। कोर्ट का ये लॉ है। उसके बाद ये सारी चीज़ें देख लीजिए, मेंशन्ड है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह वगैरह, ये कॉमन लॉ के थ्रू इनका जो है डेरिवेशन हुआ है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो है रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ इक्विटी। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैं आपको बाय पार्ट्स समझाता हूँ। रूल ऑफ लॉ में सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें सबसे पहले आप बताएंगे डेफिनेशन, कि इस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या है। सेकेंड नंबर पे आप बताएंगे रूल ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताने के बाद आप जो थर्ड बात होगी इसके अंदर वो कंक्लूजन की होगी,
क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा कुछ हमारे पास है नहीं इसमें मेंशन करने के लिए। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपके पास कंटेंट आएगा, बट अभी अगर मैं वो सारी चीज़ें आपको अभी बता दूंगा क्योंकि वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो आपको कवर ही नहीं हो पाएगी वो चीज़ें कि जो मैं बता रहा हूँ, सर के ऊपर से आपके निकल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है डेफिनेशन रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ इज अ पॉलिटिकल आइडिया दैट ऑल सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशन विद इन अ कंट्री, स्टेट और कम्युनिटी आर अकाउंटेबल टू द सेम लॉज इंक्लूडिंग लॉ मेकर्स एंड लीडर्स। इसका सिंपल, इसका आपको मतलब मैं बताता हूँ। सिंपली इसका मीनिंग ये है कि कोई भी पर्सन, कॉमा, कंपनी, कम्युनिटी, सब की सब इक्वल तरीके से, सेम तरीके से में लॉ के लिए आंसरेबल है। सेम वे से लॉ के लिए आंसरेबल है, मतलब सारी चीजें, ये सारी चीजें इक्वल हैं बिफोर लॉ। चाहे वो लॉ मेकर हो जिसने लॉ बनाया है, चाहे वो लीडर हो, कोई भी हो, उसको लॉ के हिसाब से आंसर करना ही पड़ेगा। जो लॉ कहेगा उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। वो चाहे उसी ने ही बनाया हो, वो खुद भी लॉ मेकर क्यों ना हो, उसको वो चीज़ भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो अकाउंटेबिलिटी सबकी सेम है। ऑल सिटीजन्स, इंस्टीट्यूशंस विद इन अ कंट्री, स्टेट और कम्युनिटी, सारी चीज़ें अकाउंटेबल हैं लॉ के लिए सेम तरीके से। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है डाइसी की। इसमें डाइसी ने दो मीनिंग लॉ को दिया। इस डॉक्ट्रिन को दो मीनिंग से इंटरप्रेट किया है, वो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या कहता है? इसको, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को आप सिंपल हेडिंग से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ सिंपली बात करता है कि जो लॉ होगा वो सुप्रीम होगा, सुप्रीम लॉ होगा। उसके बाद लॉ के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी पावर्स और डिस्क्रिशनरी पावर्स जो होंगी उनका रीजनेबल यूज होना चाहिए। अगर आर्बिट्रेरी पावर है तो वो लॉ नहीं माना जाएगा और लॉ हमेशा सुप्रीम होगा। किसी को आर्बिट्रेरी पावर नहीं देगा, सिर्फ लॉ के पास ही पावर रहेगी। उसके बाद लॉ बनने के बाद जो गवर्नमेंट है उसके पास से आर्बिट्रेरी पावर्स का एग्जिस्टेंस वहां से हटा देगा लॉ, क्योंकि लॉ विल बी द सुप्रीम और गवर्नमेंट जिसने लॉ बनाया है वो भी लॉ के अंडर आएगी। तो ये है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। उसके बाद जो इसका सेकंड वे ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज किया उन्होंने, वो था इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सब इक्वल है। डाइसी स्टेटेड दैट देयर मस्ट बी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस। ऑल क्लासेस, ये बहुत मैंडेटरी वर्ड है, ऑल क्लासेस, to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts। कोई भी हो, वीआईपी, वीवीआईपी, सब लॉ के सामने इक्वल सब्जेक्शन में है, इक्वल है सबके लिए, कोई भी डिफरेंस क्रिएटेड नहीं है लॉ के बीच में। अब बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई दे आर स्पेशल लॉज फॉर वुमेन्स वगैरह वगैरह। तो अगर हम बात करें कि इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है, बट क्योंकि कोई भी सेक्शन अगर दबा हुआ है, कोई भी सेक्शन अगर सप्रेस्ड है, तो उसका अपब्रिंगिंग कराना भी गवर्नमेंट का काम है। तो उसको अपब्रिंगिंग, उसको अपलिफ्टमेंट उसका करने के लिए स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं। यहां सेक्शन का मतलब कोई भी एक वर्ग अगर कोई भी दबा हुआ है तो उसको ऊपर उठाना वो भी गवर्नमेंट का ही काम है। तो इसलिए उनको हम कुछ स्पेशल प्रायोरिटीज दे देते हैं, बट विद सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस, जो कि सबके लिए इक्वल है। क्लासेस के बेस पे कोई डिवीजन नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा डाइसी का स्टेटमेंट, जो कि इन्होंने इस डॉक्ट्रिन को दिया दो फॉर्म में। तो इस तरीके से आप अपने आंसर में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब उसके बाद ये मेजर है टॉपिक की रूल ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो कहता है फंडामेंटल राइट्स। जब आप स्कूल डेज में जो आप सिविक्स पढ़ते हैं उसके अंदर भी आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज दी जाती है। तो बेसिक नॉलेज फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या है कि हमें कुछ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं, सेट ऑफ राइट्स है, ये सेट ऑफ राइट्स है, इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो और ये जो सेट ऑफ राइट्स हैं वो इक्वल हैं, हर सिटीजन के लिए ये राइट्स इक्वल है। तो ये जो है इक्वल सब्जेक्शन है कि मान लीजिए ये एक पर्सन है, इसके हाथ में एक छाता है, अब ये इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे कोई एक एक्स पर्सन आ जाए और उसके ये लग जाए, तो ये छाता घुमाना इसका तो फंडामेंटल राइट है। बट जब ये इसको हिट कर गया,
इसको लग गया, इन दैट केस इसका भी तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, राइट टू लाइफ वगैरह का। तो ये इसका फंडामेंटल राइट बचाना भी इसकी ड्यूटी है, क्योंकि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ है, सबके लिए एक बराबर। इसका फंडामेंटल राइट है और इसका भी फंडामेंटल राइट है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने फंडामेंटल राइट को एक्सीड करते हुए किसी और का वायलेशन ना कर दें, इसलिए इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ बनाया गया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हमारे गिवन है, उसको सबके लिए बराबर रखा गया है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। लॉ कॉलेज की इनिशियल स्टेज में आपको जुडिशियल रिव्यू से इतना ही समझना है कि कोई भी लॉ जो कि हमारी गवर्नमेंट बना रही है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू बेसिकली क्या होता है कि कोई भी लॉ जो बना रही है गवर्नमेंट, उसको ये चेक करना कि जो लॉ उसने बनाया क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के कॉन्ट्राडिक्शन में तो नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के कॉन्ट्राडिक्शन में होगा, इन दैट केस वो लॉ को एप्लीकेबल नहीं कराया जा सकता। और जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, अगर वो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अगर वो लॉ स्टेट गवर्नमेंट का है तो वो हाई कोर्ट के जजेस उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो इसलिए उसकी एप्लीकेबिलिटी और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन चेक करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का। ये भी आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे। उसके बाद अब थर्ड चीज़ है वो है ये एक केस लॉ, चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ऑफ पंजाब वर्सेस ओम प्रकाश। इसमें जो है कोर्ट ने बताया था कि कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है उसका मेन मीनिंग सिर्फ इतना है कि द अथॉरिटी ऑफ लॉ कोर्ट्स टू टेस्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, मतलब जो सिटीजन्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो कम्युनिटी है, कोई भी है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, कोई भी बॉडी है, उस सब को उसका जो कंडक्ट है, जो एक्शन है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लीगलिटी पे है कि नहीं। उसके बाद इसमें ऐड किया कोर्ट ने कि दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ रिजेक्ट्स द कंसेप्शन ऑफ ड्यूल स्टेट इन विच गवर्नमेंट एक्शन इज प्लेस्ड इन अ प्रिविलेज पोजीशन ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम कंट्रोल बाय लॉ। मतलब जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है वो कुछ इस तरीके का है कि उसको जो गवर्नमेंट एक्शंस हैं वो भी इम्यूनिटी में नहीं है बाय द कंट्रोल ऑफ लॉ, मतलब उन एक्शंस पे भी, गवर्नमेंट एक्शंस पे भी कंट्रोल ऑफ लॉ रहेगा ही रहेगा, वो कोई इम्यूनिटी पे नहीं है। तो ये केस लॉ आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा रूल ऑफ लॉ टॉपिक खत्म। अब बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स की। तो फिर से इसमें एक फ्लो चार्ट बनेगा सेपरेशन ऑफ पावर्स में। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद आ जाएगा आपका रोल ऑफ ईच अथॉरिटी, उसके बाद आपका आ जाएगा लिस्ट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा कंक्लूजन। तो ये आपका फ्लो चार्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स का आ जाएगा। हालांकि सेपरेशन ऑफ पावर्स मैं पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, मगर फिर भी इसको थोड़ा सा ब्रीफ वे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले रोल ऑफ ईच अथॉरिटी, हमारे पास 3 अथॉरिटीज़ हैं, ये तो हमें सब पता है। सबसे पहले लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। इसका काम है लॉ बनाना, इसका काम है लॉ इन्फोर्स कराना, और इसका काम है लॉ को एंटरटेन करना, लॉ डिस्प्यूट्स को, कि लॉ को जो फॉलो नहीं करेगा उसके अगेंस्ट जो डिस्प्यूट होगा उसका काम है जुडिशरी को इन्फोर्स करना, कि वो क्या है, कैसे है, उसका क्या एक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ इसके पास एक और पावर है टू डेलीगेट। किसको? इसको। जब लेजिस्लेचर ओवरबर्डन होगी अपने काम से और जब वर्क सफर कर रहा होगा, तो ये लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को थोड़ा पावर डेलीगेट कर देगी कि तुम इस मैटर पे लॉ बनाओ, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू तो होगा ही होगा। तो ये है हमारा रोल ऑफ ईच अथॉरिटी। इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे अपने वर्ड्स में। फिर है लिस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हम बात करेंगे शेड्यूल 7। इसमें 3 लिस्ट हमें दी हुई हैं, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। ये 3 लिस्ट हमें इसमें दी हुई हैं। इन 3 लिस्ट को देने का क्या मतलब है कि जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, अच्छा इन 3 लिस्ट में है क्या, इसमें सब्जेक्ट्स हैं सबके। क्या सब्जेक्ट्स हैं जिन पे लॉ बनाया जा सकता है? तो यूनियन लिस्ट में कौन बनाएगा? ऑब्वियस क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट।
और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते, स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया तो सुपरसीड कर जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल 7। इसमें सब्जेक्ट्स गिवन है हर एक यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट के। इसमें ये तीनों लॉ बनाया जा सकता है। यूनियन में बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। तो ये है हमारा शेड्यूल 7। इसको आप मेंशन करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7 है ये। तो चलिए देखते हैं 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज 3 लिस्ट, नेमली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स ऑफ यूनियन और स्टेट की बात की हुई है, और साथ में 97 यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट के 66 सब्जेक्ट्स हैं, और कंकरेंट लिस्ट के 47 सब्जेक्ट्स हैं। ये आपको याद करना है, ये आपको मेंशन करना है अपने आंसर में फॉर फैचिंग बेटर मार्क्स। उसके बाद अब आगे चलते हैं। तो अब आगे इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी। इस थ्योरी में मॉन्टेस्क्यू ने भी सेम जो अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं वैसे ही डिवाइड किया था कि पावर्स आर ऑफ 3 काइंड्स। पहला लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 पावर्स ही इन्होंने डिफाइन करी। साथ में इसमें इन्होंने कहा था कि दैट ईच ऑफ दिस पावर्स शुड बी वेस्टेड इन अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ऑर्गन, कि ये इनका जो पावर है ये डिफरेंट ऑर्गन होगा, तो इसलिए 3 ऑर्गन्स इन्होंने बनाए। फॉर इफ ऑल दीज powers or any of 2 of them are united in the same organ or individual then there will be no liberty। अगर इन दोनों की पावर या इन दोनों की पावर या इसकी और इसकी पावर एक ही ऑर्गन में या एक ही इंडिविजुअल के थ्रू वेस्टेड होगी तो उसको लिबर्टी नहीं मिलेगी। लिबर्टी का मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंस से है और सेपरेशन से है। तो सेपरेशन और इंडिपेंडेंस ज़रूरी है ताकि ये लोग आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें और इंटरफेरेंस करे बिना एक प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो ये थी मॉन्टेस्क्यू की स्टार्टिंग की बात। उसके बाद इसी में बात करेंगे, एक ये फ्लो चार्ट है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जुडिशरी हो गया हमारा, ये पार्लियामेंट हो गया, ये जुडिशरी, और ये एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट को ही हम कहते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट हो गया। ये तीनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं बट डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है। जुडिशरी का काम ये है कि पावर टू मेक जजमेंट्स ऑन लॉ, पार्लियामेंट का काम या लेजिस्लेचर का काम ये है कि टू मेक और चेंज द लॉ, और जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो ये है टू पुट लॉ इनटू एक्शन। तो ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं बट डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है। चलिए उसके आगे चलते हैं। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने इसमें जो है ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशंस किया था 3 तरीके से। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कैसे किया उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात तो करी प्लस साथ में सेपरेशन ऑफ मेंबरशिप, इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर्स और साथ में फंक्शनल सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये 3 सेपरेशन की बात और करी। कौन कौन सी? सेपरेशन ऑफ मेंबरशिप, इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन एंड फंक्शनल सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले सेपरेशन ऑफ मेंबरशिप क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, सपोज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का अगर एक पर्सन है तो या तो इसका पार्ट होगा या तो इसका पार्ट होगा या तो इसका पार्ट होगा। ये इन तीनों में से एक का ही पार्ट हो सकता है, कॉमन पार्ट किसी का नहीं होगा, ठीक है, तभी ये इंडिपेंडेंट रहेंगी। उसके बाद अगर सेकंड की बात करें, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। वन ऑर्गन मतलब ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से इंटरफेयर नहीं करेगा और जुडिशरी से इंटरफेयर नहीं करेगा। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के रोल से इंटरफेयर नहीं करेगा, लेजिस्लेचर के रोल से इंटरफेयर नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के रोल से इंटरफेयर नहीं करेगा, जुडिशरी के रोल से इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये हो गया इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन असाइन टू एनी अदर ऑर्गन। यानी कि लेजिस्लेचर के फंक्शन एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता, जुडिशरी नहीं कर सकता, जुडिशरी के फंक्शन लेजिस्लेचर नहीं कर सकता और एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता, और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन जुडिशरी नहीं कर सकता और लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें, ये 3 डिवीजन से इन्होंने बताई ताकि इंडिपेंडेंस तीनों ऑर्गन की बनी रहे। तो आपको ये चीज़ भी मेंशन करनी है, सेपरेशन ऑफ मेंबरशिप, इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शनल सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो ये थी मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? सबसे पहला प्रिंसिपल जो होगा वो होगा रूल अगेंस्ट बायस। दूसरा रूल होगा ऑडी अल्ट्रम पार्टम का। तीसरा रूल होगा रीजन्ड डिसीजंस।
अभी जब आप आगे चलेंगे तो आपका एक सब्जेक्ट आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसमें ये चीज़ बहुत डिटेल में कवर्ड है। अभी आपको बेसिक नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट है आपको सिलेबस के हिसाब से, तो बेसिक में आप ये 3 चीज़ें याद रखेंगे अपने आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रूल अगेंस्ट बायस पहला लॉ, दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, AUDI ऑडी अल्ट्रम पार्टम, एंड थर्ड है रीजन डिसीजंस। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की 3 रूल्स। अब चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में सबसे पहले ये 3 रूल्स मैंने आपको अभी बताया, रूल अगेंस्ट बायस, राइट ऑफ बीइंग हर्ड एंड रीजन डिसीजंस। अब कहेंगे ऑडी अल्ट्रम पार्टम कहाँ गया, इसी को बोलते हैं, ये मैक्सिम है जिसका मीनिंग होता है राइट ऑफ बीइंग हर्ड, और रूल अगेंस्ट बायस। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 जस्टिस, 3 प्रिंसिपल्स। सोर्स ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी कहाँ पे है, तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देखेंगे तो आपको इससे क्या समझ में आता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सुन के आपको क्या समझ में आता है कि ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि नेचुरली जस्टिस को डिलीवर करें। तो नेचुरल जस्टिस से ही निकल के आता है कि कौन से ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि रियल सेंस में, नेचुरल सेंस में जस्टिस को प्रोवाइड कर सके सोसाइटी के अंदर। तो इसकी जो इन्फोर्सिबिलिटी है वो प्रीएम्बल से आती है, जिसमें वर्ड जस्टिस मेंशन है, साथ में इट रिलेट्स टू सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जो प्रीएम्बल में जस्टिस है उसका मीनिंग है सोशल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे। तो सोशल लेवल पे जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिकल पे और पॉलिटिकल पे। अब सोशल लेवल पे जस्टिस कहां से होगा, आर्टिकल 14 के थ्रू होगा, जिसमें बात की है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं अपना रूल ऑफ लॉ के अंदर भी, आर्टिकल 14। ध्यान रखिएगा, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, डजंट मैटर क्लास, डजंट मैटर कास्ट, क्रीड, डजंट मैटर एनीथिंग। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, ये हमें सोशल जस्टिस देता है। साथ में राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ, ये हमारा आर्टिकल 21 है, ये बहुत ही मेन आर्टिकल है, ये हर जगह लगभग अप्लाई होता ही होता है, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब आर्टिकल 22 है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है प्रोविजन फॉर फेयर हियरिंग ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो जाए तो उसकी फेयर हियरिंग की बात करी हुई है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट और बाय मिस्टेक ऑफ एनीथिंग एल्स आप किसी गलत पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं, या कोई ऐसा पर्सन अरेस्ट हो जाता है जिसने वो लॉ किया ही नहीं होता, और जो कंप्लेनेंट की मेलाफाइडी है उसकी वजह से वो अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 22 हो गया। अब इसमें ही आर्टिकल 39A बात करता है फ्री लीगल सर्विसेज फॉर डिसेबल्ड एंड इंडिजेंट पर्सन्स। तो ये वाला जो आर्टिकल 39A है वो इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करता है। अगर कोई डिसेबल्ड या इंडिजेंट पर्सन है, डिसेबल्ड इन द सेंस कि जो लिटिगेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, इन दैट केस उसको फ्री लीगल सर्विसेज दी जाती है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 32, 136 एंड 226 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं और ये हाई कोर्ट का आर्टिकल है। तो ये चीज़ें आप मेंशन करेंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, आप अपने पॉइंट से कर सकते हैं। अगर सारी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मिनिमम प्रीएम्बल वाली बात मेंशन कर दीजिएगा, आर्टिकल 14 वाली बात अपनी आंसर में होनी चाहिए आपके, आर्टिकल 21 वाली बात होनी चाहिए, आर्टिकल 39A वाली बात होनी चाहिए, और बाकी ये आर्टिकल 22 और आर्टिकल 32 वगैरह आप छोड़ सकते हैं अगर आपको याद करने में इशू है तो। अदरवाइज सारे मेंशन करेंगे तो बेस्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद रूल अगेंस्ट बायस, जो पहला हमारा प्रिंसिपल है, तो इसमें ये मैक्सिम आपके लिए मैंने निकाला है, नेमो ज्यूडेक्स इन सुआ क्वाजा। इसका मतलब क्या है, नो वन शुड बी जज इन इट्स ओन केस। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैक्सिम अगर भूल भी जाओगे तो भी ये चीज़ आपको मेंशन करनी ही करनी है, मैंडेटरी है कि रूल अगेंस्ट बायस, बायस मतलब पक्षपात, पक्षपात के खिलाफ ये रूल है। तो पक्षपात मतलब नो वन शुड बी अ जज इन इट्स ओन केस, जहां पे वो पक्षपात कर सके ऐसे केस में वो जज नहीं होगा। अब बात करेंगे कितने टाइप के बायस होते हैं। वैसे तो डिटेल्ड वर्जन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मिलेगा, फिलहाल आपको 3 टाइप के बायस पता होने चाहिए। पहला है पर्सनल बायस, दूसरा है पिक्यूनरी बायस और तीसरा है सब्जेक्ट मैटर बायस। पर्सनल बायस में क्या है, फ्रॉम अ रिलेशन बिटवीन डिसाइडिंग अथॉरिटी एंड द पार्टी। आप जज हो
और जो आपके कोर्ट में मैटर आया है वो आपके भाई का है, रिलेशन में कोई है, बहन है, वाइफ है, मदर है, फादर है, कोई भी है, XYZ रिलेशन में है, तो आप डेफिनेट सी बात है कि आप कहीं ना कहीं उसके पक्ष में इंक्लाइंड होगे। इसलिए यू कैन नॉट बी अ जज ऑफ योर ओन केस, हेंस इट इज़ अ पर्सनल बायस केस। अगर पर्सनल बायस है तो भी आप उस चीज़ में जज नहीं हो सकते, आपको केस ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेकेंड है पिक्यूनरी बायस। पिक्यूनरी बायस क्या होता है कि जज साहब हैं, इनका कुछ ना कुछ जो इशू है, सपोज एक कोई प्रॉपर्टी डीलर का मैटर है जिससे जज साहब भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। अब इसके अगेंस्ट जो सूट आया उस केस में जज जो होंगे वो कुछ ना कुछ इंक्लाइंड होंगे इस तरफ। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ पिक्यूनरी बेनिफिट हो सकता है उस प्रॉपर्टी डीलर से, इसलिए ही कैन नॉट बी अ जज ऑफ दिस केस ऑल्सो। और पिक्यूनरी बायस जहां पे उनका एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा उसमें, नॉट विद स्टैंडिंग अमाउंट, 1 रुपए का भी होगा तो डजंट मैटर, नॉट विद स्टैंडिंग ऑफ एनी अमाउंट, इट विल लीड टू बायसनेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है सब्जेक्ट मैटर बायस। सब्जेक्ट मैटर बायस क्या होता है कि सपोज कोई घर का डिस्प्यूट है, अब उस घर के डिस्प्यूट में जज साहब का भी कुछ हिस्सा है, जज साहब का भी कोई राइट है उसके अंदर, या कुछ ऐसा है जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राइट आ रहा है उसके अंदर, तो इस केस में भी जो बायस है वो एप्लीकेबल होगा। और जो डिसाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी या जुडिशियल अथॉरिटी होगी वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्पेसिफाइड केस में डायरेक्टली और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होगी, तो भी वो इस चीज़ को अपने थ्रू डिसाइड नहीं कर सकती, उसको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। दैट इज रूल ऑफ बायसनेस। उसके बाद सेकेंड रूल बात करेंगे, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसको बोलते हैं रूल ऑफ फेयर हियरिंग। इसका मतलब क्या है? आपके केस में पार्टी ए और पार्टी बी गई कोर्ट में। अब कोर्ट जो है वो ऐसा नहीं ए पार्टी की बात सुनी, बी की सुनी नहीं और डिसीजन दे दिया, या फिर बी पार्टी की बात सुनी, ए की सुनी नहीं, डिसीजन दे दिया। उसको दोनों पार्टीज को सुनना ही पड़ेगा, दोनों पार्टीज को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। ठीक, सीधा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फटाफट। दिस रूल स्टेट्स दैट बोथ पार्टी मस्ट हैव अ चांस टू रिप्रेजेंट देयर व्यू पॉइंट्स। Authorities should conduct a fair trial accordingly. This is a significant rule of natural justice as it prevents authorities from subjecting any individual to punishment without a sound and valid ground. A person should get prior notice so he knows all about the charges against him in advance and prepare accordingly. तो ये है हमारा रूल ऑफ फेयर हियरिंग। तो इस रूल का मतलब ये है दोनों पार्टीज को प्रॉपर मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, जिसका आज की डेट में पार्टीज मिसयूज करती हैं और इसकी वजह से केस 5, 10, 15 साल खिंचता है। तो ये है हमारा रूल ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम। हालांकि इस वजह से इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर। उसके बाद जो लास्ट हमारा है प्रिंसिपल वो है रीजन डिसीजंस। सपोज कोई भी डिसीजन किसी जज ने दिया, इस जज ने कोई डिसीजन दिया, अब इसको इस डिसीजन के पीछे क्या रीजन है, हम लोग इजीली बोल देते हैं कि हमारा मन नहीं है। उस मन नहीं है कि पीछे का रीजन क्या है वो चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर जज साहब का मन नहीं है किसी को सजा देने का तो उसका क्या रीजन है, जज साहब ने किसी को सजा दी है तो उसका क्या रीजन है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो जो जजमेंट होती है उसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेशियो डेसिडेंडाई और दूसरा होता है ऑबिटा डिक्टम। वो मैंने मेंशन नहीं किया, वो लिख लो आप लोग ऑबिटा। तो ये चीज आपको रेशियो डेसिडेंडाई इज द लैटिन फ्रेज मीनिंग द रीजन और द रैशनेल ऑफ द डिसीजन। द रेशियो डेसिडेंडाई इज द पॉइंट इन द केस दैट डिटरमाइंस द जजमेंट और द प्रिंसिपल दैट द केस इस्टेब्लिश। मतलब जो जजमेंट है उसके अंदर रेशियो डेसिडेंडाई करना आपको मेंशन करना जरूरी है। ऑबिटा डिक्टा होता है कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या कोर्ट ने कन्विक्शन करा या नहीं करा। कन्विक्शन मतलब होता है सजा दी या नहीं दी। रेशियो डेसिडेंडाई होता है कि सजा दी तो क्यों दी और नहीं दी तो क्यों नहीं दी। तो रेशियो डेसिडेंडाई का मीनिंग होता है द रीजन, द रैशनेल ऑफ द डिसीजन। क्या रैशनेल है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो चीज़ आपको मेंशन करना जरूरी है। ये बात केवल जजमेंट की नहीं, ऑर्डर की भी है और किसी भी चीज़ पे भी, जो भी कोई भी चीज़ एक राइट या लाइबिलिटी वगैरह को डिसाइड करती है, ये चीज़ उसकी है कि आपको रीजन देना ही पड़ेगा। यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस बिहाइंड योर डिसीजन। आगे चलते हैं। फिर है रूल ऑफ इक्विटी। अब देखिए यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होगी इक्वालिटी और इक्विटी में। इक्वालिटी क्या होता है, आपके पास 10 रुपए हैं, ए और बी 2 लोग हैं, इक्वालिटी कहेगी 5-5 रुपए
ईच आप डिवाइड कर दो, ये है इक्वालिटी। इक्विटी क्या कहेगी? एक पर्सन है जो कि ऑफिस जा रहा है, अर्निंग कर रहा है और उसको सैलरी मिल रही है सपोज 3 रुपीज़। एक पर्सन है जो कि डिसेबल्ड है या अनएडुकेटेड है, वो ऑफिस नहीं जा सकता, इन दैट केस उसकी इनकम है 0। अब अगर आपके पास 10 रुपये हैं और उस 10 रुपये का आपको डिवाइड करना है और आपको ये पता है कि जो बेयर मिनिमम सर्वाइवल होगा वो सपोज 6.5 रुपीज़ में होगा, 6.5 रुपीज़ में, तो आप क्या करोगे? आप इसको 3.5 रुपीज़ दे दोगे क्योंकि 3 रुपीज़ तो ये अर्न करने के लिए कैपेबल है, और साथ में इसको आप क्या करोगे? इसको आप दे दोगे 6.5 रुपीज़, तो आपके 10 रुपये भी इस तरीके से आप डिवाइड कर दोगे। ये इक्वालिटी नहीं है बट ये इक्विटी है। इक्विटी मीन्स जिसको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपने कर दिया डिवीज़न, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है इक्विटी की फ़ोटो और इक्वालिटी की फ़ोटो। इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो पहले जो स्टूल्स हैं वो तीनों को बराबर स्टूल दिया हुआ है, एक 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 3 स्टूल थे, 3 लोग थे, तीनों को बांट दिए, बट मैच उसमें 2 ही लोग देख पा रहे थे। अब इन अंकल को ज़रूरत नहीं थी स्टूल की, जो ब्लू वाले अंकल हैं इनको स्टूल की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने अपना स्टूल क्या करा, इस बच्चे को दे दिया, जिसकी वजह से ये बच्चा भी मैच देख पा रहा है और ये बिना स्टूल के मैच देख सकते हैं। तो ये हो गया इक्विटी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये है रूल ऑफ इक्विटी और रूल ऑफ इक्वालिटी, तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब चलिए आगे चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ तो बहुत सिंपल है, इसमें आप कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्टिंग होती है वो प्रीएम्बल से होती है, तो सबको ही पता है। डील्स विद ऑब्जेक्टिव बेसिक, ये तो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा खास एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं। और ये मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स हैं। आप इसमें से उतने पॉइंट्स रिमेंबर कर लीजिए जितने आपके आंसर के लिए सफिशिएंट हो। मिनिमम आप 10 to 15 तो रिमेंबर कर ही लीजिएगा इसके पॉइंट्स। 10 to 15 पॉइंट्स अगर आप मेंशन कर देंगे अपने आंसर में तो सफिशिएंट हो जाएगा, साथ में थोड़ी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें हायरार्की ऑफ कोर्ट्स और देयर जुरिसडिक्शन, ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में कवर कर चुका हूँ, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है वो सबसे पहले आती है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज होते हैं। सेशंस जज जो सिविल देखते हैं वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं और जो क्रिमिनल देखते हैं वो सेशंस जज होते हैं। तो इनके अंडर होता है आपका CJM, इसके अंदर MM, JM फर्स्ट क्लास, JM सेकंड क्लास, फिर उसके बाद असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। इसका और इसका एडिशनल सेशन जज और सेशन जज का जुरिसडिक्शन सेम ही होता है, मतलब पावर टू पनिश वो सेम ही होती है, बट रैंक का फ़र्क होता है। तो ये इस तरीके से डिवीज़न है, ये हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आ गया, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद हाई कोर्ट आ गया, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये चीज़ आप मेंशन करोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होंगे वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे। हाई कोर्ट के डिसीजन रिस्पेक्टिव स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होंगे। अगर हाई कोर्ट, एक दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पे वैलिड नहीं होगा, इन्फोर्सेबल नहीं होगा। एक बाइंडिंग वैल्यू नहीं देगा, बट हाँ एक कोलैबोरेशन दे सकता है, बट बाइंडिंग वैल्यू नहीं देगा। तो इसलिए बट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो दिल्ली से लेके हरियाणा से लेके कोई भी जगह इंडिया के अंदर वो चीज़ बाइंडिंग होगी। तो इस तरीके से आप हायरार्की एंड जुरिसडिक्शन के हिसाब से लिख सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन है ऑल ओवर इंडिया है, हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन ऑल ओवर स्टेट होता है जिस स्टेट में वो इस्टेब्लिश्ड है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिसडिक्शन उस डिस्ट्रिक्ट में होता है जिसके लिए वो इस्टेब्लिश्ड है, हाई कोर्ट का उसके रिस्पेक्टिव जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उसका जो सुपीरियर ऑफिसर होता है वो हाई कोर्ट होता है, और उसके बाद ये सारे जजेस वगैरह आ जाते हैं। तो ये थी आपकी यूनिट 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बात, पूरी यूनिट क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।